Good afternoon everyone. Today we are going to discuss about the social stratification. आज हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जिसको हम लोग हिंदी में सामाजिक स्तरीकरण भी कहते हैं, उसकी आज हम लोग मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरीज जो है उसको पढ़ेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की मीनिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो ये सामाजिक स्तरीकरण है वो समाजशास्त्र, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये किसका टॉपिक है, ये हम लोग इसका जो सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, हम इसको समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो है समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कि स्तरीकरण, ठीक है, जब स्तरों में समाज बटा है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर स्तर ना हो। पूरी अगर हम संसार की बात करें तो हम कहीं पे भी ऐसा नहीं पाएंगे, चाहे वो स्तर किसी भी बेस पर हो। बेसेस अलग हो सकते हैं लेकिन उसके जो स्ट्रैटा होता है, यानी कि उसका जो विभाजन होता है वो नहीं अलग होता है, ठीक है। कहीं कुछ समाजों में शक्ति के आधार पर स्तरीकरण है, कहीं पे कास्ट के मतलब अकॉर्डिंग जो है स्तरीकरण ज़्यादा मिलता है, कहीं पे हम देखते हैं कि वेल्थ के यानी कि संपत्ति के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब वो स्तरीकरण होता है, यानी कि कहीं पे मिडिल क्लास, हायर क्लास ये बनता है, कहीं पे शक्ति के आधार पे हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कि बेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, स्तरीकरण जो है आपको हर समाज में, विश्व के हर समाज में आपको स्तरीकरण क्या होगा देखने को मिलेगा। अच्छा, इस स्तरीकरण के माध्यम से क्या होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं उनको क्या होता है कि जब ये स्तर होते हैं तो वो जब इन स्तरों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन से वो समाज में व्याप्त जो असमानता है उसका तुलनात्मक और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ की बात करते हैं, तो आप लोगों ने हमने अभी आपको पहले बताया उससे ही आप समझ गए होंगे कि समाज में हम क्या देखते हैं। कुछ निर्धन वर्ग है, कुछ धनी वर्ग है, यानी कि वेल्थ के अकॉर्डिंग बेस पर क्या है स्ट्रैटिफिकेशन है। कुछ लोग शक्तिहीन हैं, कुछ लोग शक्ति बहुत शाली है, ठीक, उस बेस पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। कुछ प्रतिष्ठित हैं, कुछ महत्वहीन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको ये सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो किसी का निम्न स्तर है, कुछ क्लासेस के बेसिस में, यानी कि मिडिल क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक है, ये सारे इसके बेसिस पे क्या है, सोशल डिफरेंशिएशन है। अच्छा, ये सारे जो डिफरेंशिएशन होते हैं इसके आधार पर क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारा समाज होता है, वो डिफरेंट समूहों, वर्गों और स्तरों में क्या होता है, बट जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो स्तर बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, ये अब सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ये तो स्तर हो गए, ठीक, लेकिन ये स्तरों के जो बांटने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को, इन्हीं वर्गों और स्तरों के बनने की जो प्रक्रिया होती है उस और उसके जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के नाम से बुलाते हैं। और उसका अध्ययन जो हम करते हैं वो हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अगर हम एक लाइन में आपको फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि क्या है कि समाज के विभिन्न वर्गों एवं समूह में बंटते हैं, इन्हीं बंटने की जो ये बंटते हैं, इसी बंटने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे कि लोगों ने क्या क्या डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं।
सोरोकिन की डेफिनेशन देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोरोकिन की सोशल मोबिलिटी में दिया गया डिफरेंट डेफिनेशंस और टाइप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सोरोकिन द्वारा दिए गए जो स्तरीकरण का जो है ये कॉन्सेप्ट स्ट्रैटिफिकेशन का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सोरोकिन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन पॉपुलेशन इनटू हायरार्किकली सुपरपोज्ड क्लासेस। यानी कि क्या है सामाजिक स्तरीकरण, क्या है एक जनसंख्या, ठीक है, क्या है एक जनसंख्या है पूरे लोगों की, उसको क्या है हमें क्या कर दिया, उसके ऊपर नीचे रख दिया, ठीक है। उस जनसंख्या को, सारे लोगों को क्या किया हमने, एक दूसरे के ऊपर नीचे कर दिया, स्ट्रैटिफाइड कर दिया, एक दूसरे के ऊपर कर दिया, जिससे क्या हुआ, स्तरीकरण विभिन्न वर्गों में विभेद करने से, ठीक है। ये कह रहे हैं एक जनसंख्या विशेष को एक दूसरे के ऊपर स्तरात्मक वर्गों में विभेद करने से है। यानी कि क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखा हमने, जिससे क्या हुआ, ऊपर नीचे करके डिफरेंट किसी भी बेस के ऊपर हमने डिफरेंट कॉलम्स बना करके उस उन लोगों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये डिवीज़न जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप सोचेंगे ये डिवीज़न क्यों किया गया। ये डिवीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि नीचे की जो लोअर क्लास के लोग हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको अपर क्लास में ही जाना है, तो इस तरह से सोसाइटी नहीं चल सकती। हर छोटा बड़ा जो होता है वो मिल करके क्या होता है, हर शख्स मिल करके एक समाज की कड़ी बनाता है, समाज के संबंध को बनाता है। इसी जो, जैसे कि मैकइवर पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसी तरह से जब ये बनता है समाज, तब जाकर के क्या होता है, ये छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़ करके समाज का निर्माण करती हैं। हम सिर्फ एक ही तरह से, अगर मान लीजिए सभी शक्तिशाली हो गए और सभी रूल करने लगे, तो कोई किसी की नहीं सुनेगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल इसका लेके आपको बताएं कि सभी ऊपर हायर ऊपर आ गए, तो नीचे के जो लोग हैं, जो सारे काम होते हैं, वो कौन करेगा नीचे के कामों को, वो सारे सोचेंगे हम बहुत हाई लेवल पे हैं, हम नहीं ये काम कर सकते, ठीक है। ऐसे ही अगर मतलब हायर लेवल को लो लेवल के लोगों की ज़रूरत है, इसी तरह से लो लेवल को हायर लोगों की ज़रूरत है। और डिफरेंट इस तरह से जो स्ट्रेटिफाइड करने से एक ये भी फ़ायदा रहता है कि कोई भी चीज़ हमें, मान लीजिए एजुकेशन के फील्ड में कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना है, तो स्ट्रेटिफाइड करने से हमको ये पता चल जाता है कि कितने लोग हैं कि ये लॉ बनाई है, हमें ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की देनी है, तो कितने लोग उसके जायज़ हकदार हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ठीक, आई होप आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। गिलबर्ट के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं एक बार कि गिलबर्ट ने क्या कहा है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज के कुछ ऐसे स्थायी समूहों अथवा वर्गों में विभाजन से है जो परस्पर श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी कि किसी भी बेसिस पे क्या होते हैं, वो संबंधों के आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्या करेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में विद्यमान रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि कोई भी ऐसा वर्ल्ड में, कोई भी संसार में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान नहीं हो। ठीक है, तो हर जगह पे आपको सामाजिक स्तरीकरण मिलेगा, बस उसके बेस अलग हो सकते हैं। आदिकाल से आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं पाया गया जहाँ पर स्तरीकरण नहीं हो, और किसी भी आधार पर, कोई भी बेस पर, कोई भी स्वरूप हो उसका, उसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, बेसिस में अंतर हो सकता है, मगर सामाजिक स्तरीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। सामाजिक स्तरीकरण जो है प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है।
इसके आधार कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एज के आधार पर, लिंग के आधार पर, कि यहाँ पर सेक्स रेशियो इनका ज़्यादा है, यहाँ पर सेक्स रेशियो में वुमेन ज़्यादा है, यहाँ पे मेंस ज़्यादा हैं, यहाँ पे पित्रात्मक समाज चलेगा, यहाँ पे मातात्मक समाज चलेगा। मतलब सर्टिफाइड करना, किसी भी कोई भी बेस तैयार करना, और शक्ति के आधार पर डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। कास्ट के आधार पर भी होता है, ठीक है। अब आजकल जो है एजुकेशन के आधार पर भी होता है। सो डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर 2-3 ही बेसिस रटें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम इसके देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम थ्योरीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली 3 तरह की थ्योरीज जो हैं वो उसमें पाई जाती है। द फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल थ्योरी, प्रकारवादी विचारधारा। सेकेंड वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्षवादी विचारधारा। एंड द थर्ड वन इज़ संकलनवादी विचारधारा, इलेक्ट्रिक थ्योरी, ठीक है। ये 3 थ्योरीज़ हैं जो कि बेसिकली समाज व सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज़ जो हैं वो कही जाती हैं। तो फर्स्ट थ्योरी अब हम देखेंगे फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी जो है हमारी बेसिकली किसने दी है, के डेविस और विल्बर्ट ई मोरे ने, ठीक है। फंक्शनल थ्योरी जैसे अगर आपका कभी एग्जाम में आता है कि हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी किसने दी है, तो आपको साफ पता है, मतलब उसमें टिक करेंगे कि के डेविस एंड विल्बर्ट ई मोरे, ठीक है। इन दोनों ने फंक्शनल थ्योरी दी है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, अगर हम इस सिद्धांत की मान्यता की बात करें तो जैसे हम इस थ्योरी की बात करते हैं, फंक्शनल थ्योरी की, प्रकारवादी विचारधारा की, तो इसमें बेसिकली ये लोग कुछ सिद्धांतों को मानते हैं जिसमें ये अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, कुछ विशिष्ट योग्यताओं की बात करते हैं, यानी कि कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोगों में जो योग्यताएँ होती हैं जो कि हर व्यक्ति में डिफरेंट होती हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंट योग्यताएँ हैं इसी आधार पर क्या होता है, समाजी स्ट्रेटिफिकेशन होता है, समाज में अंतर आता है। इसके लिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, मान लीजिए कि समाज में लोग अलग अलग हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों की योग्यताएं अलग हैं, ठीक है। जो लोगों की योग्यताएं हैं वो डिफरेंट है, मेन फोकस इनका योग्यताओं पर ही है, और उसी योग्यताओं के अनुसार ही क्या ये कहते हैं कि उनको क्या मिलने चाहिए। पहली चीज़ योग्यताएं हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बेसिकली कहते हैं कि योग्यताएं, ठीक है, योग्यताएं होती हैं तो उस हिसाब से उनको वेतन मिलता है, या आप इसको पुरस्कार का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। पुरस्कार या पारितोषिक कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, समाज में प्रतिष्ठा होती है। अभी हमने आपको इतना क्यों बताया ये बात, क्योंकि ये कहते हैं कि डिफरेंट योग्यताएं जो हैं वो अलग अलग, हर समाज में जितने लोग हैं वो भी एक जैसे नहीं हैं, सब में डिफरेंट योग्यताएं हैं। अगर हम ये कहें कि सभी को एक जैसा वेतन देना चाहिए तो उसके लिए ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई एक मैकेनिक है और कोई एक इंजीनियर है, उसका वेतन एक नहीं हो सकता, योग्यताएं उनकी डिफरेंट है। जैसे कि अगर हमने इसके लिए ये तर्क देते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, सबको एक समान कर दिया, सबको एक समान वेतन दे दिया, पुरस्कार हम वेतन के नाम से ही आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हमने सबको एक ही जैसी सैलरी, एक ही जैसा पैसा दे दिया, तो उससे क्या होगा कि जो लोग होंगे वो जो हार्ड वर्क करने के लिए काम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई एक मैकेनिक का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, या अगर सैलरी सेम है इंजीनियर की और मैकेनिक की तो आदमी इंजीनियर नहीं बनना चाहेगा, वो सोचेगा मैकेनिक ही बनेंगे। आदमी टैक्सी चलाने वाले को अगर हम पायलट से कंपेयर करें और सैलरी सेम कर दें तो आदमी टैक्सी ही चलाना चाहेगा, पायलट नहीं बनना चाहेगा। तो इन्होंने भी इसी तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, यही एग्जाम्पल्स देकर उन्होंने समझाया है कि समाज में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट योग्यताएँ होती हैं, उसके अनुसार उनको मतलब पारितोषिक दिया जाता है, और उससे क्या होता है, उनकी प्रतिष्ठा का क्या होता है, निर्धारण होता है, इससे समाज में क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है।
आप इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे इंजीनियर मजदूर को एक बराबर मजदूरी नहीं दी जा सकती। हवाई जहाज़ और पायलट के हवाई जहाज़ को एक जैसी मतलब जो चलाता है या किसी और टैक्सी चालक को एक जैसी मजदूरी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि एक ही जैसा सबको समान कर दें तो कोई भी जोखिम भरे कोई भी काम होंगे वो करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्षवादी थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को दिया है और इन्होंने जो दिया है, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट वाली फंक्शन थ्योरी में योग्यताओं पे बेस्ड थी। ठीक है, उनकी थ्योरी वर्ग संघर्ष की विचारधारा पर बेस है। वर्ग संघर्ष ये कहते हैं कि हर समाज में डिफरेंट वर्ग होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे जो स्ट्रेटिफाइड हैं वो कैसे हैं। इन्होंने कहा जैसे कुलीन है, दास हैं, कुलीन है, आकुलीन है, ये सारे लोग होते हैं। तो जैसे कि इनकी जो वर्ग थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तो कि ऊपर वाले जो होते हैं आपस में क्या होता है, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि स्तरीकरण है। ठीक, कभी ऐसा होता है कि कुलीन लोग नीचे दास वर्ग पर अत्याचार करते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक, हम उनके थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको मेन बात ये बताएंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन का इन्होंने मेन क्या बताया है, वर्ग संघर्ष बताया है कि जो वर्ग है, डिफरेंट वर्ग हैं समाज में, जैसे कि धनी निर्धन और क्या कहते हैं कुलीन, धनी निर्धनी कुलीन। ठीक है, और आकुलीन, दो तरह के वर्ग होते हैं, दास। ठीक, इस तरह के जो वर्ग होते हैं, तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, तो इन्होंने इस स्ट्रैटिफिकेशन को माना है और इन्होंने कहा है कि समाज में इस तरह का स्ट्रैटिफिकेशन है, समाज में इस तरह का स्तरीकरण बटा हुआ है, समाज इस तरह से बटा हुआ है और समाज में हमेशा संघर्ष जो होता है वो चलता रहता है। अच्छा, अभी हम जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चलता रहता है, तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलता है, बेसिकली इसलिए चलता है कि शोषण। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये जो कुलीन वर्ग है वो दास वर्ग पर या कुलीन वर्ग पर का शोषण करता है, आर्थिक रूप से शोषण करता है। ठीक है, तो ये जो शोषण करना है, तो अगर हम बेसिकली वर्ग पे आधारित है और ये वर्ग जो है, अगर हम दूसरा इनका वो देखें, दूसरा बेस देखें, तो ये जो वर्ग हैं ये आर्थिक असमानता पे आधारित है। ठीक है, ये जो है आर्थिक असमानता पर भी आधारित है। आर्थिक असमानता क्यों है? क्योंकि जब आर्थिकी आधार पर तो कुलीन और कुलीन वर्ग बन रहा है, तो ये इसीलिए आर्थिक असमानता कह रहे हैं, क्योंकि आर्थिक आधार पर, ठीक है, पैसे के आधार पर, आर्थिक आधार पर क्या है, इन्होंने क्या किया है, समाज को स्तरीकरण जो है, ये इसका आधार जो है, समाज को स्तरीकरण में बांटने का आधार जो है, किसको मानते हैं, आर्थिक मानते हैं, इकोनॉमिक को मानते हैं। और कहते हैं कि जो ये आर्थिक आधार है, इकोनॉमिकली जो ये बेसिस है, इसी के आधार पर क्या होता है, दास कुलीन और आकुलीन वर्ग जो होते हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रिक थ्योरी, संकलनवादी थ्योरी की बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि इक्लेक्टिक थ्योरी किसने दी है। बेसिकली जो इक्लेक्टिक थ्योरी है 3 लोगों ने दी है, मैक्स वेबर, ऑलिन राइट, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, मैक्स वेबर, ऑलिन राइट, फ्रैंक पार्किन, इन तीनों ने मिलकर के इक्लेक्टिक थ्योरी, संकलनवादी सिद्धांत को दिया है। अब मैक्स वेबर का सिद्धांत जो है वो हम देखेंगे, इसमें क्या है, वो बेसिकली 2 चीज़ों को मानते हैं, शक्ति। ठीक है, उन्होंने जो बेसिस बताया है वो उनका आधार क्या है, जैसे कि फर्स्ट वाले का आधार प्रतिष्ठा थी, योग्यता थी। सेकंड जो थे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने बताया था कि मतलब आर्थिक स्तर, आर्थिक असमानता के आधार पर समाज स्तरों में विभाजित होता है। इसी तरह से जो थर्ड वन है वो क्या है, ये कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं इक्लेक्टिक थ्योरी में कि शक्ति और सम्मान के आधार पर क्या है, समाज में स्तरीकरण का इस मतलब जो होता है वो
वो बंटवारा होता है। इस तरीका समाज जो स्तरों में बंटता है, विभाजित होता है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के आधार पर ही होता है, जिसके भी जैसा सम्मान होता है उस सम्मान के आधार पर भी मतलब इसमें समाज बढ़ता है। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन समाज में सम्मान नहीं होता है, तो उनको लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हम आर्थिक आधार पर इसका जो निर्धारण है वो नहीं कर सकते। हम क्या है, समाज में हम बेसिकली जो इसका जो निर्धारण है वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सम्मान के अकॉर्डिंग करेंगे कि जैसा समाज में शक्तिशाली है वो उसके सम्मानित है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए प्रोफेसर है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो ऊपर प्रतिष्ठित रखा जाता है समाज में, उसको ऊंचा दर्जा प्राप्त है। क्यों? उसकी प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हो सकता है कोई ऐसा शख्स है जिसको लोग ज़्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है, और उसके पास बहुत पैसा है तो वो उसका स्तर नीचे ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तीनों थ्योरीज। अगर आप इसको में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।